शाप चक्र, एक शापित बस्ती। हाय दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने शाप चक्र एक शापित बस्ती के तीसरे एपिसोड के साथ। दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले पिछले एपिसोड को सुन ले ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। राज फटाफट अपने बिस्तर से उठा और तैयार हो गया। वो पहले अपने पोस्ट ऑफिस गया और वहां बैठे अपने असिस्टेंट को उसने बताया कि वो कुछ दिन की छुट्टी पर जा रहा है। पोस्ट ऑफिस से निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा को हायर किया और जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती हुआ था उस जगह का नाम सुंदरपुर था, जो कि उसके गांव रूपनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। कच्ची सड़क होने की वजह से करीब 30 मिनट लगे होंगे उसे उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में। सारा रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था, मतलब वो पूरा इलाका ही जंगल से भरा हुआ था। कहीं कहीं पर छोटी छोटी गांव दिख रही थी जो कि सड़क से लगी हुई थी। उसने ऑटो वाले को किराया दिया, फिर हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल में वो उस नर्स को ढूंढने लगा जो उस दिन उसकी नर्सिंग कर रही थी। वो नर्स राज को मिल जाती है। आपने मुझे पहचाना? राज ने नर्स से पूछा। हाँ, आपको पहचान गई। नर्स एक बार में ही राज को पहचान गई थी। मुझे बस 2 मिनट चाहिए आपके, राज ने नर्स से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं, कहिए क्या बात है, नर्स ने बहुत ही विनम्र भाव से राज से कहा। उस दिन जिस फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे यहाँ छोड़ा था, क्या आप मुझे उस ऑफिसर के ऑफिस का एड्रेस दे सकती हैं? राज ने नर्स से पूछा। बस इतना ही? नर्स राज की तरफ घूरते हुए पूछी। हाँ, बस इतना ही, राज ने जवाब दिया। इतना तो आपको कोई रिक्शा वाला भी बता सकता है, नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नर्स के इस जवाब पर राज झेप गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। इतनी सी बात उसके जहन में क्यों नहीं आई? सही तो है, एड्रेस तो कोई रिक्शा वाला भी बता सकता था, उसके लिए नर्स से मिलने की क्या जरूरत थी? आप सच में बस ऑफिसर का एड्रेस पूछने आए थे या कोई और बात है? नर्स ने दोबारा उसे घूरते हुए पूछा। नहीं, बस इतना ही, शुक्रिया। राज वहां से जाने लगा। राज, नर्स ने जाते हुए राज को आवाज दी। राज उसकी पुकार सुनकर रुक गया। दरअसल वो चौंक गया कि वो नर्स उसका नाम कैसे जानती है। जरा संभल कर, जंगल में जंगली जानवर भी है। राज जब उसकी आवाज सुनकर मुड़ा तो वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? राज ने आश्चर्य से पूछा। ऑफ कोर्स जानती हूं, तुम्हारे एडमिट फॉर्म में तुम्हारा नाम था, तुम्हारी आईडी के साथ, नर्स ने राज को बताया। तो क्या तुम अपने हर पेशेंट का नाम याद रखती हो? राज ने नर्स से पूछा। नहीं, सबके नाम याद नहीं रहते, बस जो दिलचस्प लोग होते हैं तो उसका नाम याद रह जाते हैं, नर्स ने जवाब दिया। तो आपके मुताबिक मैं दिलचस्प इंसान हूं? राज ने नर्स से पूछा। पता नहीं, नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? राज ने नर्स से पूछा। सैंडी, नर्स ने अपना नाम सैंडी बताया। सैंडी? राज ने उसका नाम दोहराया। फिर मिलते हैं फिर, ये कहकर राज वहां से चला गया। सैंडी राज को जाते हुए देखती रही जब तक कि वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं चला गया। हॉस्पिटल के बाहर वो एक रिक्शे वाले को फॉरेस्ट ऑफिस का पता पूछता है। फिर रिक्शा को हायर करके वो फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। 30 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाता है। वो ऑफिसर अपनी चेयर पर बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था कि उसकी नजर राज पर पड़ी। अरे, तुम यहाँ कैसे? इस बार जंगल घूमने आए हो क्या? ऑफिसर ने मजाकिया अंदाज में कहा। सर, यहाँ आसपास क्या कोई चंदन नगर नाम की जगह है? राज ने ऑफिसर से पूछा। नहीं तो, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है, ऑफिसर ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए बोला। इस जंगल का कोई पुराना नक्शा होगा आपके पास? राज ने ऑफिसर से पूछा।
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या यहाँ तुम्हारी ड्यूटी करने के लिए बैठा हूँ? मुझे कोई आइडिया नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिलहाल मुझे बहुत काम है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। पुलिस ने इस बार राज को डांटते हुए कहा और राज भारी मन से वहां से चला गया। राज ने ऑटो वाले को रोक कर रखा था। उसे पता था यहाँ से जाने के लिए ऑटो मिलना मुश्किल है, इसलिए वो उसी ऑटो से वापस हुआ जिससे वो फॉरेस्ट ऑफिस गया था। वो ऑटो वाला हॉस्पिटल के पास आकर अपना ऑटो रोक देता है। रुक क्यों गए? मुझे रूपनगर जाना है, राज ने ऑटो वाले से कहा। साहब जी, मैं और आगे नहीं जा सकता, आप दूसरा ऑटो कर लीजिए। शाम हो गई है और मुझे अब घर जाना है और मेरा घर आपके मंजिल की उल्टी दिशा में है, इसलिए आप कोई और रिक्शा ले लीजिए, रिक्शे वाले ने कहा। भाई, ये पूरा इलाका ही जंगलों से भरा पड़ा है, अगर कोई ऑटो नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा, राज ने ऑटो वाले से कहा। साहब जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, रिक्शे वाले ने कहा। ना चाहते हुए भी राज को रिक्शे से उतरना पड़ा और ऑटो को किराया देकर सड़क के एक साइड दूसरे ऑटो का वेट करने लगा कि शायद उस तरफ से कोई ऑटो जाते हुए दिखे तो वो उसे हायर कर ले। अरे तुम यहाँ? सैंडी ने राज को पीछे से आवाज दी, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रही थी। हाँ मैं, राज ने जवाब दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा इंतजार? सैंडी ने राज से पूछा। राज उसकी बात सुनकर सकपका गया। अरे मजाक कर रही हूं, तुम तो ऐसे लुक्स दे रहे हो, सैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा। वेरी फनी, राज ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तुमने बताया नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? सैंडी ने फिर से पूछा। तुम्हारा इंतजार, राज ने दोबारा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आई विश के ये सच होता, सैंडी ने फिर से चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। रोड के साइड खड़ा होकर कोई बंदा क्या करता है? ऑब्वियसली ऑटो का वेट कर रहा हूँ, मुझे रूपनगर वापस जाना है, राज ने सैंडी को सड़क पर खुद के खड़े होने का कारण बताया। रूपनगर और इस वक्त? राज जी, ये जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, आपकी सिटी नहीं। यहाँ जंगली जानवर सड़कों पर घूमते हैं। आप बिल्कुल नए हो, इसलिए इस इलाके के बारे में ज्यादा जानते नहीं। इस वक्त कोई भी रिक्शा वाला आपको नहीं मिलेगा। एक तो सर्दी का मौसम है, शाम जल्दी हो जाती है और अब तो लगभग रात हो चुकी है, सैंडी ने राज से कहा। राज सैंडी की बात सुनकर घबरा गया, क्योंकि वो एक रात जंगल में भटक कर बहुत कुछ झेल चुका था। वो ये सब दोबारा नहीं झेलना चाहता था। अच्छा तो क्या करूं? आसपास कोई होटल या रुकने के लिए कोई रिजॉर्ट होगी? राज ने घबराते हुए पूछा। सैंडी राज की घबराहट साफ महसूस कर रही थी। राज जी, ये आपका शहर नहीं है जहां आपको होटल और रिजॉर्ट मिले, सैंडी कहते हुए रुक गई, फिर दोबारा बोली। मैं काम खत्म करके अपने क्वार्टर जा रही हूँ, तुम चाहो तो आज रात मेरे क्वार्टर में रुक सकते हो, सुबह होते ही चले जाना। सैंडी ने राज को अपने क्वार्टर में रुकने की पेशकश की। तुम्हारे क्वार्टर में? राज ने सैंडी से पूछा। हाँ, अगर तुम मुझे जज ना करो तो, सैंडी ने राज को कहा। जज ना करूं मतलब? राज ने सैंडी से पूछा। मतलब ये बुद्धू कि मैं तुम्हें अपने क्वार्टर पर रुकने की पेशकश दे रही हूँ तुम्हारी मजबूरी को देखकर, इसलिए नहीं कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। मैं क्लियर कर दे रही हूँ, मेरी पेशकश का तुम कोई गलत मतलब मत समझ लेना और रात को मुझ पर झपटना पड़ना। कहते कहते सैंडी हंसने लगी। अरे नहीं, मैं भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं शरीफ घराने से हूँ, राज ने सैंडी को इत्मीनान दिलाते हुए कहा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा या ऑप्शन नहीं था। डर तो शरीफों से ही लगता है मुझे। चलो आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, यहाँ हॉस्पिटल के पीछे ही मेरा क्वार्टर है, सैंडी ने कहा और राज को अपने साथ लेकर चलने लगी। शरीफों से डर लगता है मतलब? राज ने चलते हुए सैंडी से पूछा। मतलब ये राज जी के गुंडों मवालियों से तो मैं बात भी ना करूं तो उनसे क्या खतरा, बट एक शरीफ को मजबूर देखकर मैं अपने घर लेकर जा रही हूं। अगर आपने अपनी शराफत छोड़ दी तो मेरा क्या होगा?
सैंडी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। राज उसकी बात सुनकर रुक गया और ऐसी बात है तो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। राज नाराज होते हुए बोला, क्या आपको अपनी शराफत पर भरोसा नहीं? चलिए आइए, नखरे दिखाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि रात सड़क पर बितानी पड़े। जंगली जानवर या गुंडे बदमाश तो बाद में आएंगे, उससे पहले ही आपकी ठंड में कुल्फी जम जाएगी। सैंडी ने राज से मजाकिया लहजे में कहा। राज उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो क्वार्टर पहुंच चुके थे। सैंडी ने अपने पर्स से चाबी निकाली और ताला खोलकर कमरे की लाइट को ऑन किया। राज, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप तब तक यहाँ बैठिए। सैंडी राज को एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोली। सैंडी ने जैसे ही चेयर की तरफ इशारा किया, राज की आंखों के सामने वो मंजर जिंदा हो गया जब उस खौफनाक रात को ठीक उसी तरह उस औरत ने राज की मदद के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोला था और बैठने के लिए कुर्सी की तरफ इशारा किया था। सैंडी ने राज के चेहरे पर बदले हुए भाव को देखा। क्या हुआ राज? सैंडी ने राज के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, जो ठंड के मौसम में भी अचानक से पसीने से भर गया था। वो मैं कुछ नहीं, राज ने खुद को संभालते हुए बोला। उसके बाद सैंडी फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद सैंडी फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज करके वापस आती है। अच्छा अब जाओ, आप भी फ्रेश हो जाओ। राज बाथरूम गया और खुद को तरोताज़ा किया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर वापस आया और हॉल में बैठ गया जहां एक सोफा लगा था। सैंडी किचन में थी। ऐसा लग रहा है सब कुछ फिर से वैसा ही होने वाला है, राज ने सोचा। कहते हैं जब किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसके दिमाग पर उस हादसे के निशान पड़ जाते हैं। मामूली से मामूली घटना भी उसे डराती है, जैसे आज राज डर रहा था। सैंडी के घर में राज आज उसी तरह मजबूरी में आया था जैसे उस रात को वो उस औरत के घर में पहुंचा था। दो अलग अलग इंसिडेंट उसे आज एक जैसे लग रहे थे। राज इन्हीं ख्यालों में खोया था कि तभी, लीजिए कॉफी पीजिए, ठंड से राहत मिलेगी। सैंडी कॉफी का प्याला बढ़ाते हुए बोली। थैंक यू, राज ने कहा। यू आर वेलकम, सैंडी ने जवाब दिया। तुम यहाँ अकेली रहती हो? राज ने पूछा। नहीं, मेरे हस्बैंड रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, सैंडी ने जवाब दिया। ये सुनते ही कॉफी पीते हुए राज हड़बड़ा गया। और क्या तुम्हारा हस्बैंड? राज ने चौंकते हुए कहा। क्यों, क्या हम अनाथ लोगों के हस्बैंड नहीं हो सकते? इस बार सैंडी, जो इतने देर से मजाकिया अंदाज में बात कर रही थी, बोलते बोलते सीरियस हो जाती है। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। राज कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। सैंडी अपनी जगह से उठ जाती है और किचन में चली जाती है। राज सोफे पर बैठा और वापस उन्हीं ख्यालों में खो जाता है। राज सोफे पर बैठता है और वापस उन्हीं ख्यालों में खो जाता है। वो सोच रहा था, अब चंदन नगर का पता कैसे चलेगा? वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी खड़ूस निकला, वरना फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल को अच्छे से जानता होगा। अगर उसे डिटेल में बात होती तो कुछ जरूर सुराग मिलता। कम से कम इतना तो पता चले कि वो हादसा सच में मेरे साथ घटा था या सच में वो महज एक सपना था। अभी सैंडी किचन से बाहर आती है। जाइए हैंड वॉश कर लीजिए, डिनर लगा रही हूँ, सैंडी ने राज से कहा। राज ने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि भाग दौड़ में उसे खाने का ख्याल ही नहीं रहा। वो लोग खाने के लिए बैठे। तुम तो मेरे हस्बैंड के आने की खबर सुनकर खामोश ही हो गए हो। सैंडी वापस अपने मजाकिया मूड में आ चुकी थी और मुस्कुराते हुए बोली। वेरी फनी, राज ने कहा। क्या फनी? सैंडी ने पूछा। तुम्हारे ख्यालों का हस्बैंड और कौन? जैसे मुझे पता ही नहीं कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, राज ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ? इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हारे घर में किसी मर्द के होने की कोई निशान नहीं है। जैसे जब मैं बाथरूम गया तो मैंने सिर्फ लेडी सोप, फेस वॉश, लड़कियों के यूज होने वाले प्रोडक्ट्स देखे। एक ब्रश थी वहां पे, 2 लोग होते तो 2 ब्रश होते, और भी कई चीजें लाइक चप्पल सिर्फ तुम्हारे पैरों के, ब्ला 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 ब्ला। ये कहकर राज चुप हो गया।
राज की बातें सुनकर सैंडी की आंखें फैल गई। तुम तो बड़े जासूस निकले, इतना सब ऑब्जर्व कर लिया इतनी जल्दी। इरादा तो नेक है ना तुम्हारा, कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाली। सैंडी ने अपनी भवें चढ़ाते हुए बोली। देखते हैं, अभी पूरी रात बाकी है। इस बार राज मुस्कुराते हुए बोला। तुमने कहा था तुम अनाथ हो, राज ने सैंडी से पूछा। हाँ हूँ, मेरे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी, वहीं से पढ़ाई कंप्लीट की, नर्सिंग की और अब ये अकेले जिंदगी जी रही हूँ। सैंडी ने एक सेंटेंस में ही अपनी पूरी लाइफ राज के सामने रख दी। उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ बताने को शायद था भी नहीं, या शायद जिससे वो अभी अभी मिली थी उसे ज्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहती थी। अब तक शादी क्यों नहीं की? एक सवाल का जवाब मिलते ही राज ने दूसरा सवाल कर दिया। क्योंकि मेरी शादी कराने के लिए मेरा कोई अपना या कोई रिश्तेदार नहीं है। कुछ वक्त पहले एक लड़का मिला था, हम 2 साल रिलेशनशिप में भी थे, पर जब बात शादी पर आई तो उसके घर वाले इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि मेरी जात बिरादरी का कोई पता नहीं। वो लड़का भी अपने माँ बाप की इच्छा के अगेंस्ट जाकर शादी नहीं कर सकता था, इसलिए सब खत्म हो गया। ये कहते कहते सैंडी सीरियस हो गई। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, मुझे तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम यहाँ सुंदरपुर क्यों आए थे। तुम जिस काम के लिए आए थे क्या वो पूरा हुआ? सैंडी ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ राज से पूछा। नहीं, राज ने बहुत गंभीर होते हुए बस इतना ही जवाब दिया। नहीं, ऐसा क्या काम था? तुम तो बहुत सीरियस हो गए अचानक। सैंडी ने राज के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे, जो वो उसके सवालों के जवाब देते हुए एकदम से बदल गए थे। कुछ नहीं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, क्या मुझे सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी? राज कई दिनों से सोया नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसे नींद नहीं आती थी, वो जब भी सोता था सपने में वो उसी घटना में पहुंच जाता था और वो खौफ के आलम में जाग जाता था और फिर पूरी रात सो नहीं पाता था। उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने सैंडी से अपने सोने की ख्वाहिश जाहिर की। सैंडी ने देखा राज गंभीर सीरियस हो गया है। सोफा सामने है, सो जाओ, मैं बगल के कमरे में हूँ, कुछ चाहिए होगा तो बोलना। गुड नाइट। ये कहते हुए सैंडी अपने कमरे में चली जाती है। राज सोफे पर लेट गया और थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। कमरे में सैंडी राज के बारे में सोच रही थी। दोस्तों, शुरू होने वाला है एक रोमांचक सफर। क्या राज अपने सपनों का रहस्य को सुलझा पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कहानी आपको कैसी लग रही है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट और आपके प्यार की ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोल राब। थैंक यू दोस्तों।